भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। यद्यपि चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीवंतता के लिए आवश्यक होते हैं, किंतु यदि चुनाव प्रत्येक वर्ष होते रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं, तो यह न केवल हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा एक नए विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक देश एक चुनाव का क्या तात्पर्य है। साथियों, एक देश एक चुनाव का आशय है कि देश की लोकसभा और देश की सभी राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ संपन्न कराना, यानी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लोकसभा एंड ऑल स्टेट असेंबली इलेक्शंस। यानी जब आप सांसद का चुनाव करने जाएं, लोकसभा के चुनाव में जाएं, तो साथ ही साथ आप अपनी राज्य की विधानसभा के सदस्यों का भी चुनाव करें। इसको हम कहते हैं एक देश एक चुनाव। तो एक देश एक चुनाव की जो मांग है या जिसकी अवधारणा है, भारत में नवीन नहीं है। वर्ष 1951 से लेकर 1959 तक भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू थी, लेकिन 1959 में पहली बार केरल राज्य विधानसभा का चुनाव अलग से कराया गया। तब से लेकर ये क्रम टूट गया और आज आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। पूरी मशीनरी उसी में व्यस्त रहती है। इसीलिए यह मांग उठती है कि देश में पुनः एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। तो ऐसी क्या स्थिति थी कि 1959 में केरल राज्य विधानसभा के चुनाव अलग से कराए गए। अनुच्छेद 356 के आधार पर केरल राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया था। इसके बाद वहां पर चुनाव कराना आवश्यक हो गया और उसके बाद चुनाव कराए गए। वर्तमान में बेल्जियम, स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू है। वर्ष 2017 में नेपाल ने भी देश में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन नेपाल के राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने से इनकार कर दिया। यदि भारत में एक देश एक चुनाव की मांग की बात करें तो सबसे पहले वर्ष 1999 में विधि आयोग ने देश में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने का समर्थन किया था। उसके उपरांत वर्ष 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो नरेंद्र मोदी ने देश में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने पर बल दिया। तब से लेकर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्ष 2018 में विधि आयोग ने पुनः एक देश एक चुनाव को लागू करने के संबंध में एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, जिसमें विधि आयोग ने कहा कि एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू करने के लिए हमें अनुच्छेद 356, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा लोकसभा एवं विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम में परिवर्तन करके देश में एक देश एक चुनाव व्यवस्था हम लागू कर सकते हैं। साथियों, एक देश एक चुनाव प्रक्रिया लागू करने के लिए केंद्र सरकार कहीं ना कहीं सकारात्मक दिखाई पड़ती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या वास्तव में भारत में एक देश एक चुनाव प्रक्रिया लागू की जा सकती है, इस प्रक्रिया को लागू करने के मार्ग में क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं और वो कौन सा तरीका हो सकता है, किस प्रकार से हम देश में एक देश एक चुनाव को लागू कर सकते हैं। निसंदेह समिति की रिपोर्ट आने के बाद में केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी। तो अब समझते हैं कि यदि देश में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू होती है तो इसके क्या लाभ होंगे, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर हम एक देश एक चुनाव के लाभ की बात करें, इसके बेनिफिट्स की बात करें, तो सबसे पहले निर्वाचन प्रक्रिया के व्यय में कमी आएगी। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की निर्वाचन प्रक्रिया अत्यंत खर्चीली है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था। उसी प्रकार से वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में लगभग 8,000 करोड़ रुपए व्यय हुआ। तो हमारे यहाँ निर्वाचन प्रक्रिया इतनी खर्चीली है और हम जानते हैं कि देश में किसी न किसी राज्य में हमेशा चुनाव होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं और एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू होने से हम इस खर्च को कम कर सकते हैं, जिसका प्रयोग हम देश के विकास में लगा सकते हैं। दूसरे, अगर हम बेनिफिट की बात करें तो एक देश एक चुनाव की व्यवस्था से देश में आर्थिक विकास को बल मिलेगा। देश में आर्थिक विकास को बल क्यों मिलेगा? क्योंकि एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया लागू होने से न केवल हम आर्थिक रूप से
कुछ संसाधनों को बचा पाएंगे, धन के अपव्यय को बचा पाएंगे, बल्कि हम प्रशासन को, शासन को भी सही कार्यों में लगा पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शासन, प्रशासन और पूरा संसाधन हमेशा चुनाव कराने में व्यस्त रहता है। तो एक देश एक चुनाव से कहीं ना कहीं देश के विकास पर को बल मिलेगा। हम जो चुनाव में तमाम सारा धन व्यय करते हैं उसमें कमी आएगी, जिससे हम देश के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू कर सकते हैं या उनको हम ठीक से संचालित कर सकते हैं। एक देश एक चुनाव लागू होने से देश में राजनीतिक स्थिरता भी आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि निरंतर चुनाव होने से कहीं ना कहीं देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी रहता है। सारे राजनीतिक दल, सरकारें केवल सारा ध्यान चुनाव के संचालन में, चुनाव जीतने में लगा देती हैं। कहीं ना कहीं उनका ध्यान देश के विकास की ओर, देश की समस्याओं की ओर कम जाता है। तो एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू होने से कहीं ना कहीं देश में राजनीतिक स्थिरता भी आएगी, और राजनीतिक स्थिरता आएगी तो कहीं ना कहीं देश का विकास भी होगा, और जो सरकारें हैं वो अपना पूरा ध्यान देश के विकास पर लगा पाएंगी। तो राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ एक देश एक चुनाव की व्यवस्था प्रशासन की प्रभावशीलता के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो राज्य का सारा प्रशासन चुनाव के संचालन में, चुनाव को संपन्न कराने में लग जाता है। और जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, अधिसूचना जारी होती है, सारा प्रशासन उसमें लग जाता है और मतगणना तक सारा प्रशासन उसी में लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं बार बार चुनाव होने से प्रशासन की प्रभावशीलता भी कम होती है। इसलिए एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू होने से हमारा प्रशासन भी प्रभावशील होगा, कार्यकुशल होगा, अपने नियमित कार्य को ठीक ढंग से संपादित कर पाएगा। और साथ ही साथ एक देश एक चुनाव की व्यवस्था की बात करते हैं तो यह विकसित समाज के लिए भी आवश्यक है। ये कहीं ना कहीं इसलिए आवश्यक है कि जब एक देश एक चुनाव की व्यवस्था होगी तो देश की जनता राजनीति में रुचि लेगी। आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग चुनाव होते रहते हैं, और लगातार चुनाव होने से कहीं ना कहीं जनता में राजनीति के प्रति, उनके राजनीतिक कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का भाव आ जाता है, और लगभग आप देखते हैं कि वो राजनीति से अलग हो जाते हैं। तो एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू होने से कहीं ना कहीं उनमें भी एक चेतना का भाव आएगा, उनमें सक्रियता बढ़ेगी, जो कि हमारे एक स्वस्थ राजनीति के लिए भी अच्छा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी अच्छा है, और एक स्थिर समाज के लिए भी आवश्यक है, अच्छा है। तो एक देश एक चुनाव व्यवस्था के कई बेनिफिट्स भी हैं, कई लाभ हैं, लेकिन साथ ही साथ एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं उसको हम समझते हैं। यदि हम भारत में एक देश एक चुनाव को लागू करने के मार्ग में बाधाओं की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की बाधाएं या 3 प्रकार की चुनौतियां हैं। सबसे पहले हम संवैधानिक चुनौतियों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करते हैं, और तीसरा हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स चैलेंजेस की बात करते हैं, यानी मानव संसाधन की चुनौतियां, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं संवैधानिक चुनौतियों के बारे में, तो एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने के लिए सबसे पहले अनुच्छेद 356 में संशोधन करना होगा। क्योंकि अनुच्छेद 356 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के फेल होने पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद में वहां पर चुनाव भी संपन्न करवाया जाएगा। तो मान लेते हैं किसी भी राज्य में 5 वर्ष से पहले ऐसी कोई स्थिति आती है जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है, अनुच्छेद 356 को वहां पर लागू किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बाकी बचे समय के लिए वहां पर शासन का संचालन कैसे होगा, उसकी व्यवस्था भी निश्चित करनी होगी। दूसरा अगर बात करते हैं तो एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए देश में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आधार पर देश में चुनावों का संचालन होता है। अगर दूसरी चुनौती की बात करते हैं तो हम देखते हैं एक राजनीतिक चुनौती है। राजनीतिक चुनौती का तात्पर्य क्या है? हमारे देश के बहुत सारे क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल, जैसे आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, सीपीआई, ऐसे बहुत सारे दल हैं जो देश में एक देश एक चुनाव का विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक देश एक चुनाव न केवल गैर संवैधानिक है, बल्कि कहीं ना कहीं गैर लोकतांत्रिक भी है, और ये देश की संघवादी व्यवस्था, संघीय ढांचे पर कुठाराघात है। ये इसको हम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी संविधान की भावना, संघवादी भावना के विपरीत है। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है। राज्यों की चुनौतियों को, राज्यों की समस्याओं को, राज्यों के संदेह को या उनकी चिंताओं को भी ध्यान में रख करके एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू करनी होगी। क्योंकि अगर हम किसी प्रकार से देश में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, और उसके लिए
देश के आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होगी, उनका समर्थन आवश्यक होगा। जो तीसरी चुनौती है वो है कहीं ना कहीं आप देखते हैं लॉजिस्टिक या ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। हम जानते हैं कि जब भी हमारे देश में चुनाव होता है तो भारी मात्रा में बड़ी संख्या में हमको मतदान कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है, बड़ी संख्या में ईवीएम की आवश्यकता पड़ती है, वीवीपैट की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर देश में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू की जाती है तो ऐसी स्थिति में हम कैसे मतदान कर्मियों की व्यवस्था करेंगे, कैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस की व्यवस्था करेंगे, कैसे भारी मात्रा में ईवीएम की व्यवस्था करेंगे, वीवीपैट की व्यवस्था करेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। यानी एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू करने के लिए 95 करोड़ मतदाताओं की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि हमारे देश में 95 करोड़ मतदाता हैं। उनको मतदान कराने के लिए हमको संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी, मतदान कर्मी की व्यवस्था करनी होगी और ईवीएम वीवीपैट की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू करना कोई कठिन नहीं है, ये किया जा सकता है। और निश्चित रूप से सरकार जिस तरह सकारात्मक दिख रही है, मुझे लगता है कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद में सरकार देश में एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू करेगी और निश्चित रूप से एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू होने से देश की राजनीतिक व्यवस्था, देश की आर्थिक व्यवस्था और देश के विकास का एक नया अध्याय आरंभ होगा। तो आशा है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।